हाय दोस्तों, नॉलेज बूथ में आपको वेलकम कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामा सीरियल की कि जिसने पूरी दुनिया में पिछले 5 साल से धूम मचा के रखी हुई है। 5 सीजन्स पर मुश्तमिल इस ड्रामा सीरियल की खास बात यह है कि ये है तो एक मुल्क के बारे में, लेकिन इसको कई मुल्क अपनी कहानी समझकर देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तुर्की ड्रामा सीरियल अर्तुगरल की। दोस्तों, ये कहानी है ऑटोमन एम्पायर के बुनियाद रखने वाले एक ऐसे सोल्जर की कि जो अकेला चला था लेकिन बढ़ता चला गया, और उसकी नस्ल ने जब इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाया तो वो दुनिया के एक बहुत बड़े रकबे पर हुक्मरानी के काबिल थे। अर्तुगरल ड्रामा सीरियल TRT1 पर नशर किया गया। ये वही TRT1 है जो पहले अनकरा टीवी कहलाता था। अर्तुगरल के 5 सीजन हैं। पहले सीजन का आगाज दिसंबर 2014 में हुआ और इसकी 26 एपिसोड्स थी। पहला सीजन आते ही छा गया, सब इसके बारे में बात करने लगे और बेचैनी से इसके दूसरे सीजन का इंतजार करने लगे। सबसे ताज्जुब की बात अगर हम आपको बताएं तो वो ये है कि ये जिस शख्स के बारे में ये सीरीज मौजूद है, जिस फातेह के बारे में और जिस वॉरियर के बारे में ये कहानी है, तारीख में उसके बारे में बहुत ज्यादा मालूमात मौजूद नहीं है। इसके बावजूद टर्की में ये ड्रामा बना, ना सिर्फ बना, इसकी 150 एपिसोड्स तक इस कहानी को बढ़ाया गया। इसमें मजीद आगे कहानी भी डाली गई, लेकिन आगाज इसका अर्तुगरल से था जिसने ऑटोमन एम्पायर की बुनियादें रखी थी। दोस्तों, इसमें एक और दिलचस्प पहलू है और वो ये है कि ये ड्रामा अर्तुगरल गाजी के नाम से पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर किया जा रहा है, जो पाकिस्तान का सरकारी टीवी है। और बहुत ही हैरानी की बात है कि ये तर्जुमे के साथ पेश किया जा रहा है। ये एक अजूबा बात इसलिए भी है कि अमूमन रियासत का जो टीवी होता है, गवर्नमेंट का जो टीवी होता है, वो अपनी प्रोडक्शंस देता है। पीटीवी ने एक अरसे से ये काम बंद कर दिया। वो ओपन मार्केट से ड्रामा खरीद के नशर करता है, लेकिन वो होते मकामी ड्रामे हैं, पाकिस्तान में लिखे जाते हैं, पाकिस्तान में बनते हैं और पाकिस्तानी जबानों ही पर मुश्तमिल होते हैं। अर्तुगरल गाजी इस मामले में बिल्कुल अलग है, चूंकि ये एक डब्ड ड्रामा है। ये टर्किश जबान में बना ड्रामा जिस पर उर्दू डबिंग हुई, पाकिस्तान के स्टेट टीवी पर नशर हो रहा है और करोड़ों लोग इसको इस वक्त देख रहे हैं, बेचैनी से इसका इंतजार करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा आज से चंद बरस पहले एक टीवी चैनल उर्दू 1 आया था। ये तुर्की ड्रामों की बहार पाकिस्तान में उर्दू 1 के जरिए ही आई। जब उर्दू 1 पर टर्किश ड्रामे उर्दू डबिंग के साथ नशर होना शुरू हुए तो यहाँ एक डिबेट शुरू हो गई कि पाकिस्तान में इस तरह डबिंग वाले ड्रामे चलने चाहिए या नहीं। कई बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जिसमें हुमायूं सईद वगैरह शामिल थे, वो इनके खिलाफ थे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि इश्क ममनू जैसे ड्रामे आए, छा गए। बीतर और बहलूल के किरदार हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गए और आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने साबित किया कि ये बहस लायानी थी, मीनिंगलेस थी, और लोग इस डब्ड ऑडियो वर्जन के साथ भी टर्किश ड्रामों के शहर में मुब्तला होते चले गए। और इसका पीक पॉइंट हम देख रहे हैं अर्तुगरल गाजी की सूरत में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अर्तुगरल गाजी की हकीकी जिंदगी के बारे में, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, अर्तुगरल गाजी की कहानी शुरू होती है 13वीं सदी में। जब 30th सेंचुरी का आगाज हुआ तो दुनिया में मजमूई तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम उम्मा जिसे कहते हैं, वो एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। उसकी सूरत हाल खराब थी, चूंकि उम्मत मुस्लिमा का जब उरूज आया था तो इनकी शान शौकत चारों शानें फैली हुई थी। यूरोप, अफ्रीका, ईरान, ये सब जगह तक पहुंच चुके थे। हर बर्रे आजम में इनके पांव थे, इनकी हुकूमतें थी, मजबूत हुकूमतें थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ये कमजोर होती चली गई। दोस्तों, 13वीं सदी में दुनिया के नक्शे पर एक सल्तनत आई और चंगेज खान की क़यादत में एक ऐसी फौज सामने आई कि जिसने जो भी सामने आया उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। मंगोलिया से ताल्लुक रखने वाली इस खूनखार फौज ने जब अपनी सल्तनत को एक्सपेंशन देने के लिए दूसरे इलाकों पर हमला किया तो वो ईस्टर्न यूरोप की तरफ बढ़ते हुए फिर सेंट्रल यूरोप पहुंचे और दूसरी तरफ वो साइबेरिया, चाइना और मौजूदा बड़े सगीर की तरफ भी आए। जहां जहां ये गए, इन्होंने अपनी कामयाबी और ताकत का लोहा मनवाया। कामयाबी ने इनके कदम चूमे। दोस्तों, मंगोल फौज के बारे में तो आप ये बात जानते होंगे कि ये दुनिया की बदतरीन, जालिम तरीन फौजों में से एक थी। एक तरफ हम नाम सुनते हैं वाइकिंग्स का, तो दूसरी तरफ ये मंगोल थे। वाइकिंग्स की तरह ये मंगोल भी बहुत जालिम थे। मंगोलों के मजालिम के आगे दुनिया की तमाम बड़ी सल्तनतें दम तोड़ रही थीं।
मंगोलों के बढ़ते कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने सल्तनत ख्वारज़म, खुरासान, ईरान, सीरिया जो आज शाम भी हम उसे कहते हैं, इराक और आले सल्जूक के बेशतर इलाकों को फतह कर लिया था। दोस्तों, सल्जूकी सल्तनत एक टर्को पर्शियन स्टेट थी जिस पर मुस्लिम सुन्नी अक्सरियती लोग रहते थे, यानी सुन्नी फिरके की वहां पर अक्सरियत थी। पै दर पै कामयाबियां इस बात का सबूत थी कि मंगोलों की फौज अपने उरूज पर थी। चंगेज खान की फौज ने अपनी तमाम तर ताकत के साथ ख्वारज़म की तरफ रुख किया और उसको भी पाश पाश कर डाला। ख्वारज़म की तबाही के बाद वहां पर मौजूद तुर्क कबीले किसी महफूज मकाम की तलाश में दर बदर भटकने लगे, इधर उधर हिजरत करने लगे। हिजरत करने वाले इन कबीलों में से अक्सरियत ने सीरिया और ईरान का रुख किया, जबकि बाज कबीले मिस्र की तरफ रवाना हुए। दर बदर हिजरत करने वाले तुर्क कबीलों में से एक काई कबीला भी था जो बाकी तुर्क कबीलों की बनिस्बत बड़ा था और ज्यादा ताकतवर था। इसमें जंगजू टाइप लोग मौजूद थे। दोस्तों, काई कबीले के सरदार का नाम सलमान शाह था। काई कबीला सलमान शाह की कयादत में अपने वतन खुरासान से निकला और मुख्तलिफ मुल्कों से होता हुआ सीरिया यानी शाम की तरफ जा रहा था कि रास्ते में दरियाए फरात अबूर करते हुए इस कबीले का सरदार सलमान शाह डूब गया और इसकी मौत वाक़ई हो गई। सलमान शाह की डेथ के बाद काई कबीला मुंतशिर हो गया, इसकी ताकत कमजोरी में बदल गई और ये इधर उधर हो गए। सलमान शाह के दोनों बड़े बेटे संगर ताकन और गंदूकदू अपनी फैमिली और बहुत सारे साथियों को लेकर अहलत चले गए। अहलत तुर्की का एक तारीखी इलाका है और जो लोग बच गए उन्होंने सलमान शाह के तीसरे बेटे अर्तुगरल को अपना लीडर मुकर्रर किया और उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। अर्तुगरल को अपने कबीले का सरदार बनाने की वजह यह थी कि अर्तुगरल बहुत बहादुर, निडर और ज़हीन आदमी था और उसके अंदर फैसला करने और मुश्किलों का सामना करने की भरपूर सलाहियतें मौजूद थीं। अर्तुगरल को अपना सरदार चुनने वाले ये जानते थे कि अगर वो अर्तुगरल को अपना सरदार बनाएंगे तो अर्तुगरल उनको हर मुश्किल से बचाएगा और उनका हर मुश्किल में दिफा करेगा। एशिया कूचक तुर्की के मशरकी इलाकों को कहा जाता था। अपने लोगों के साथ अर्तुगरल सल्जूकी सल्तनत में दाखिल हुआ और उस वक्त सल्जूकी सल्तनत का हुक्मरान अलाउद्दीन केकबाद अव्वल था। केकबाद अपने अदलो इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर था। अर्तुगरल जब अपने कबीले के साथ अलाउद्दीन के जेर साया पनाह लेने के लिए कूनिया की तरफ पहुंचा तो रास्ते में अंकारा के करीब अर्तुगरल को दो फौजें आपस में लड़ती हुई नजर आईं। अर्तुगरल जब करीब पहुंचा तो उसने देखा कि मुसलमानों और नसरानियों के दरमियान जंग का मैदान गर्म है और बाज़ंतीनी ईसाई मुसलमानों को पीछे धकेल रहे हैं। दोस्तों, बाज़ंतीनी या बाइजेंटाइन एम्पायर रोमन एम्पायर को कहा जाता था और ये रोमन एम्पायर का ईस्टर्न हिस्सा कहलाती थी जो 4वीं सदी ईस्वी में कायम हुई थी। अर्तुगरल ने देखा कि मुसलमान शिकस्त खा रहे हैं तो उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो आगे बढ़े और अपनी बहादुरी के साथ आगे बढ़े और अपने हम मजहब भाइयों को इस मुश्किल से निकाले। अर्तुगरल जो कि इन दोनों में से किसी का साथी नहीं था, वो मुसलमानों की तरफ से आगे बढ़ा और उसने इस जोर का हमला किया कि नसरानियों के पास उसको फेस करने की पोजीशन नहीं थी। उनके पांव उखड़ गए और बिल आखिर मुसलमान कामयाब हो गए। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरल गाजी की बहादुरी से बहुत खुश हुआ और उसने इस कबीले को अपनी सल्तनत में अंकारा के करीब एक इलाका खुशी में तोहफे में दे दिया। फिर ये कबीला इसी इलाके में आबाद हो गया। दोस्तों, ये इलाका पहाड़ी इलाका था और सुल्तान ने अर्तुगरल को ये इलाका इसलिए भी दिया था कि अगर मुस्तकबिल में बाइजेंटाइन रियासत की तरफ से कभी हमला हो या सल्जूकी सल्तनत को उस तरफ से कोई खतरा हो तो अर्तुगरल की क़यादत में उसके लोग इनका दिफा कर सकें। इस इलाके की एक खास बात यह भी थी कि यह बिल्कुल बाइजेंटाइन सल्तनत के साथ जुड़ा हुआ था। तो अर्तुगरल गाजी ने फिर कुछ ही अरसे में शुजात और बहादुरी का सिक्का बिठाते हुए इन इलाकों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। इन पेशकदमियों से खुश होकर कुछ अरसे बाद अर्तुगरल गाजी को सुल्तान की तरफ से सौगट शहर भी दे दिया गया। सौगट नामी यह शहर तुर्की के सूबे बेलिसिक में आज भी आबाद है। इन फतूहात का नतीजा ये हुआ कि बहुत से तुर्क कबाइल भी अर्तुगरल के साथ मिल गए और उसे अपना सरदार तस्लीम कर लिया। इस तरह अर्तुगरल गाजी की कुवत रोज बरोज बढ़ती चली गई और इसमें इजाफा होता चला गया और आसपास के इलाकों में भी इसका इक्तदार कायम होने लगा। सुल्तान अलाउद्दीन के लिए एक जागीरदार का इस तरह ताकत हासिल करना तशवीश का बाइस था, लेकिन एशियाई कूचक में सल्तनत सल्जूकिया के अंदरूनी इख्तलाफात और उसके उमरा की आपस की बगावतों की वजह से सल्जूकी सल्तनत जवाल का शिकार थी और अपनी आखिरों मंजिलों पर थी।
अलबत्ता कोनिया में उनकी शान शौकत कायम थी, ताहम हुकूमत का दायरा लिमिटेड हो चुका था। एक तरफ तातारियों ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था तो दूसरी तरफ ईसाइयों ने कजीम बाइजेंटाइन सूबों के अक्सरियती इलाके वापस ले लिए थे। इसके अलावा सल्जूकी सरदारों ने खुद मुख्तार हुकूमतें भी कायम कर ली थीं, जिसकी वजह से सल्जूकी सल्तनत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। दोस्तों, इन सरहदी इलाकों में भी जंग का सिलसिला अमूमन जारी रहता था और तातारी हमलों का खतरा भी हर वक्त मौजूद रहता था। ऐसी हालत में अर्तुगरुल जैसे किसी दिलेर सिपाही का होना और उसकी कामयाबियां अलाउद्दीन के लिए एक इत्मीनान का बाइस भी थी। ज़वाल पजीर सल्तनत के शहंशाह अलाउद्दीन ने इस सूरत हाल में अर्तुगरुल को मजीद इनामात अता किए। अब सूरत हाल ये थी कि अर्तुगरुल जो है वो सुल्तान अलाउद्दीन के नायब की हैसियत से भी जंगों में हिस्सा ले रहा था। चुनाचा जब यानी शहर और भरोसा के दरमियान एक जंग में अर्तुगरुल गाजी ने सुल्तान अलाउद्दीन के नायब की हैसियत से तातारियों और बाइजेंटाइन की एक मुत्तहदा फौज को शिकस्त दी तो सुल्तान ने इस सिले में इसके शहर को भी अर्तुगरुल गाजी की जागीर में दे दिया और पूरी जागीर का नाम सुल्तानूनी रख दिया गया। दोस्तों, ये जंग बहुत अहम थी जिसमें अर्तुगरुल गाजी ने न सिर्फ तातारियों बल्कि बाइजेंटाइन को भी हराया था और ये दोनों मिलकर सल्जूकियों के खिलाफ आए थे और अर्तुगरुल गाजी ने इन दोनों को शिकस्त दी थी। इसलिए इस कामयाबी की बहुत अहमियत थी और अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल को इतना बड़ा इनाम दिया था। इस कामयाबी से खुश होकर एक शहर तो उसके नाम पर रखा ही गया, लेकिन अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल को अपना फिर सिपह सालार भी बना दिया, यानी वो उसका आर्मी चीफ बन गया। जो इलाका सुल्तानूनी के नाम से उसे दिया गया उसके वसी इलाके में चरागाहें, जरखेज जमीनें और मुतअद्दिद किले भी थे, लेकिन सुल्तानूनी के अक्सर हिस्सों पर खुदसर अमीरों का कब्जा था और इस जागीर पर अपना हुक्म और तसल्लुत कायम करने के लिए अर्तुगरुल गाजी और बाद में उसके बेटे उस्मान गाजी को बहुत अरसा तक जंग करनी पड़ी। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी की कामयाब जिंदगी बिल आखिर इख्तिताम को पहुंची। उसकी मौत के बारे में मुहक्किकीन की राय में इख्तिलाफ है। बाज के नजदीक उसका इंतकाल 1281 जबकि बाज के नजदीक 1288 में उसका इंतकाल हुआ। अर्तुगरुल गाजी की दोस्तों बीवी का नाम हलीमा था और जो एक सल्जूकी शहजादे गयासुद्दीन मसूद की बेटी थी। हलीमा और अर्तुगरुल की शादी से उनके यहाँ 3 बेटे पैदा हुए जिनके नाम गंदूज, साउजे और उस्मान थे। अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके सबसे छोटे बेटे उस्मान ने सल्तनत संभाली। उस्मान गाजी भी अपने वालिद की तरह एक पक्का, सच्चा और बहादुर मुसलमान था। उसने भी अपने बाप की तरह फतूहात और जंगों का सिलसिला आगे बढ़ाया। दोस्तों, अहम बात यह है कि 1299 में जब सल्जूकी सल्तनत मुकम्मल खत्म हो गई तो उस्मान गाजी ने अपने तमाम मफतूहा इलाकों में एक खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। यूं सल्जूकी सल्तनत के इख्तिताम के बाद एक अलहदा उस्मानी सल्तनत का आगाज हुआ और दुनिया के नक्शे पर सल्तनत उस्मानिया का सूरज तुलू हुआ। दोस्तों, ये सूरज तकरीबन 6 सदियां खित्ता जमीन पर रोशन चमकता रहा। सल्तनत उस्मानिया की वुसअत का अंदाजा दोस्तों इस बात से किया जा सकता है कि इसकी वुसअत 3 बर्रे आज़मों तक फैली हुई थी और अगर इसके रकबे का एक महदूद अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 2 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर तक इसका रकबा था। दोस्तों, उम्मीद है कि अर्तुगरुल गाजी के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा, आपके जुग्राफिया और तारीख की मालूमात में इजाफा हुआ होगा। हम सल्तनत उस्मानिया के मजीद अहम किरदारों से जल्द आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए इस YouTube चैनल को। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।